नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। आप इस चेहरे को बखूबी जानते हैं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन से पनपे और भ्रष्टाचार के मामले में सलाखों के पीछे पहुंच गए। चुनाव आया तो नारा दिया गया कि जेल के ताले टूटेंगे, अरविंद केजरीवाल छूटेंगे। वो छूट जरूर रहे हैं लेकिन जेल के ताले तोड़कर नहीं, बेल पर बाहर आ रहे हैं। और हम कह रहे हैं कि 4 दिन की चांदनी फिर हो सकता है जेल की कोठरी। जी हां, अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से सशर्त अंतरिम जमानत मिली है, फौरी राहत मिली है, लेकिन आम आदमी पार्टी इसको लेकर जश्न मना रही है। कांग्रेस भी खुश नजर आ रही है, कोर्ट के फैसले का स्वागत कर रही है। लेकिन हकीकत में जो अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे, ये वो केजरीवाल नहीं होंगे जो जेल जाने से पहले थे। ऐसा इसलिए क्योंकि कोर्ट ने केजरीवाल को सिर्फ चुनाव प्रचार करने की अनुमति दी है। इसके अलावा केजरीवाल ना तो सचिवालय जा पाएंगे और ना ही मुख्यमंत्री कार्यालय जा पाएंगे और ना ही उपराज्यपाल की अनुमति के बिना किसी फाइल पर साइन कर पाएंगे। इतना ही नहीं, केजरीवाल को 2 जून को एक बार फिर से सरेंडर करना होगा। आज बात इसी मुद्दे पर कि केजरीवाल जेल से बाहर आकर चुनाव प्रचार में कितना जोर लगाएंगे और क्या वाकई में वो विक्टिम कार्ड खेलेंगे और क्या वो चलेगा। सवाल यह भी कि आज के दौर में जेल से बाहर आने पर ऐसा जश्न क्यों मनाया जा रहा है मानो आजादी की लड़ाई लड़ने के दौरान वो जेल गए हों। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में जेल गए व्यक्ति के बाहर आने पर हीरो के जैसे क्यों दिखाया जा रहा है। क्या राजनीति का अंतिम सत्य यही है? आज बात इसी मुद्दे पर कि क्या 4 दिन की चांदनी पूर्ण राहत है या फिर सियासी स्टंट है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो राहत आज श्री अरविंद केजरीवाल को मिली, हम उसका स्वागत करते हैं। देखिए, आप केजरीवाल कम से कम विक्टिम कार्ड तो नहीं खेल पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम बेल मिलने से एक बात साबित हुई है कि आज सत्य की जीत हुई है। जब जमानत नहीं मिल रही थी तो सत्य पराजित था। आज फौरी तौर पर जमानत मिली तो सत्य की जीत हो गई। लेकिन जिसे सत्य की जीत बताया जा रहा है वो 2 जून को वापस सरेंडर करते नजर आएंगे और जो सरेंडर करने से पहले वो बाहर रहेंगे उसके लिए बाकायदा शर्तें हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि किन शर्तों के आधार पर अरविंद केजरीवाल को जमानत दी गई है, फौरी राहत दी गई है। जरा इसको समझिए। बाहर जाकर आबकारी नीति केस से जुड़ी कोई बयानबाजी नहीं कर पाएंगे। रैली करेंगे लेकिन इससे जुड़े किसी भी तरीके के बयान वो नहीं देंगे। अरविंद केजरीवाल अपना पासपोर्ट सरेंडर करेंगे ताकि देश से बाहर ना जाएं। दिल्ली से बाहर जाने पर भी बाकायदा जांच एजेंसी को बताना होगा। केजरीवाल अपनी लाइव लोकेशन शेयर करेंगे। इसके अलावा केजरीवाल ना सचिवालय जाएंगे और ना ही मुख्यमंत्री दफ्तर जाएंगे। वहीं बिना उपराज्यपाल की अनुमति के किसी फाइल पर साइन भी अरविंद केजरीवाल नहीं करेंगे। इस केस से जुड़े किसी भी गवाह के संपर्क में भी नहीं रहेंगे और ये दरअसल वो शर्तें जिन शर्तों के आधार पर फौरी राहत अरविंद केजरीवाल को दी गई। लेकिन बताया ऐसे जा रहा है मानो कि वो छूट कर आए हैं, आरोपों से बरी होकर आए हैं, वो जेल से रिहा होकर नहीं आए हैं बल्कि वहां से खुद को तपकर सियासी जिस आरोप एलिगेशन का कहा जा रहा था उससे छूट कर आए। क्या वाकई में ऐसा है? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बीजेपी प्रवक्ता आशीष चतुर्वेदी जी। हमारे साथ मौजूद हैं राजपाल पोगावट जी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता नितिन सारस्वत हमारे साथ हैं और वरिष्ठ अधिवक्ता AK जैन साहब हमारे साथ हैं। शुरुआत करते हैं राजपाल पोगावट जी आपके साथ। भाई, ये जश्न किस बात का है? विजेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से देश की सर्वोच्च न्यायालय का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा, जिन्होंने इस मुश्किल समय में जिस दौर से भारत गुजर रहा है, जहां तानाशाही चरम पर है, उसमें एक आशा की किरण दिखाई है। और जैसा हम सब जानते हैं, सत्यमेव जयते। आज अंततः 40 दिन जेल में रखने के बाद में
एक ऐसे केस में जेल में एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को रखने के बाद में, जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो एक एविडेंस है, प्रूफ है, वो ये है कि दो लोगों ने अपनी उसमें दिया है, अपना स्टेटमेंट दिया है, और वो दोनों लोग प्रूवन वो भाजपाई लोग हैं। एक जने के पिताजी को भाजपा के ही सहयोगी दल टीडीपी से उनको टिकट मिल चुका है, दूसरे जने ने 60 करोड़ रुपए उनको, जो सर्वोच्च न्यायालय ने ही जो अपना भांडाफोड़ किया इलेक्टोरल बॉन्ड्स का, उसके माध्यम से हमें पता लगा कि वो भी भाजपाई है। तो दो भाजपाई लोगों के स्टेटमेंट से अगर किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री को जेल में रखना पड़े तो इससे ज़्यादा तानाशाही पूर्ण कोई हो नहीं सकता है, बात हो नहीं सकती। और इसमें आज सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए पूरी मामले को सुनते हुए जब इस नतीजे पर पहुंचे हैं, तो ये निश्चित ही भाजपा और नरेंद्र मोदी के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा है, उनकी तानाशाही के ऊपर करारा आपने प्रहार कहा है। कि भाई ये सत्य की जीत है। मैं ये कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल को ऑफिस ना जाने देना, सचिवालय ना जाने देना, और ये सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त कहा है, ये सत्य की जीत है। आप ये कह रहे हैं कि गवाहों से ना मिल पाना, ये सत्य की जीत है। आप ये कह रहे हैं कि एक मुख्यमंत्री का पासपोर्ट सरेंडर हो जाना, ये सत्य की जीत है। आप ये कह रहे हैं कि भाई अगर अरविंद केजरीवाल दिल्ली छोड़कर कहीं जाए तो उनको बकायदा जांच एजेंसी को बताना पड़ेगा, ये सत्य की जीत है। वाकई में सत्य की जीत है सर, वाकई में सत्य की बिल्कुल सत्य की जीत है, क्योंकि जिस प्रकार पीएमएलए कानून में संशोधन कर इस प्रकार की एक स्ट्रिंजेंट उसमें धारा लगाई कि जहां की आपको बिना, हमारा जो इंडियन जुडिशियल सिस्टम है वहां एक प्रथा चलती है इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी, ये एक अलग एक धारा बहाने में, क्योंकि तानाशाही को चलाने के लिए एक सिस्टम की जरूरत होती है, उसके चलते आपको नियमों में बदलाव करना पड़ता है कि जब तक आप खुद प्रूव नहीं करेंगे कि आप निर्दोष हैं तब तक आपको गिल्टी माना जाएगा। इसी एक राजनीतिक द्वेष के चलते, चूंकि मोदी जी अरविंद केजरीवाल को काम के अंदर डिमांड तो बहुत की गई थी, लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या वाकई में इसको एक जश्न के तौर पर लिया जाए। मैं इसलिए एक कॉमन मैन के तौर पर पूछ रहा हूं कि कोई आजादी की जंग लड़कर तो नहीं आए भाई। एक गंभीर मामले के अंदर गए, जमानत कोर्ट से मिली और कोर्ट से मुख्यमंत्री को यह कहा गया कि आपको मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं निभानी है। एक पार्टी के अध्यक्ष है तो चलिए प्रचार करने चले जाइए, लेकिन किसी तरीके से प्रभावित नहीं करेंगे और इस पूरे मामले के अंदर आप विक्टिम कार्ड नहीं खेलेंगे। देखिए, न्यायपालिका न तो किसी को थप्पड़ मारती है आदर्श रूप में और न ही किसी को गुलदस्ता देती है। ठीक बात। निश्चित रूप से ये तो तय है कि आज जितनी भी संस्थाएं हैं, यदि किसी संस्था की सबसे ज़्यादा क्रेडिबिलिटी बची हुई है तो वो न्यायपालिका है। निश्चित रूप से न्यायपालिका पे भी कई बार प्रश्न उठते हैं, पर फिर भी न्यायपालिका की क्रेडिबिलिटी सारी संस्थाओं में सबसे अधिक है। नहीं, जैन साहब अपनी बात पूरी कीजिए। दरअसल ये तो सेलेक्टिव परसेप्शन है विपक्ष का। अगर आज जमानत खारिज हो जाती बात सुन ले तो वो पहले, कह रहे होते हैं कि न्यायपालिका भी दबाव में है। बात ये पक्ष की या विपक्ष की नहीं है। राजनीतिक दल तो गिरफ्तारी में भी राजनीति ढूंढते हैं, जमानत होने पर भी ढूंढते हैं, बरी होने पर भी ढूंढते हैं और सजा होने पर भी ढूंढते हैं, पर इनसे न्यायपालिका प्रभावित नहीं होती। न्यायपालिका जो शर्तें आरोपित करती हैं ये बेल के मामले में सामान्य शर्तें हैं, ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। आज से 10 या 11 साल पहले वर्तमान गृह मंत्री को भारतीय दंड संहिता की साधारण अपराधों में, पीएमएलए भी नहीं था, लंबे समय से गिरफ्तारी में रहना पड़ा था और जब उन्हें जमानत मिली तो उनके भी गुजरात जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। उनका भी लाइसेंस जो पासपोर्ट है वो सरेंडर कर लिया गया था। उनके भी मीडिया से और ओल्ड लोगों से बात करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। जिस चीज को खुशी मनाए या गम मनाए, न्यायपालिका के लिए जमानत देने में वे सामान्य शर्तें हैं और वही सामान्य शर्तें आरोपित की गई है। न इसकी आज की डेट में किसी की जीत हुई है और न किसी की जहार हुई है। जब तक अंतिम फैसला नहीं आ जाता तब तक न तो किसी को जीत मनाने का अवसर है और नहीं, क्योंकि न्यायपालिका, मैंने कहा हर आदमी न्यायपालिका के निर्णय को अपने अपने दृष्टि से, निश्चित रूप से पीएमएलए एक स्ट्रिंजेंट ऑफेंस है जहाँ बेल लेना बहुत मुश्किल है। दूसरी चीज, सर्वोच्च न्यायालय के सामने जमानत याचिका लंबित नहीं थी। सर्वोच्च न्यायालय के सामने गिरफ्तारी को चुनौती दी थी और सर्वोच्च न्यायालय को ये शक्तियां प्राप्त हैं कि वो सिर्फ जो भारतीय दंड संहिता पीएमए में लिखे हुई बातें उनका पालन नहीं करके वो अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग कर
न्याय देने के लिए कुछ भी कर सकती है। रिलीज करने के लिए उन शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन्होंने एक 20 दिन या 21 दिन की अंतरिम जमानत दी है और वो उसे जमानत शब्द में कहना, अंतरिम रूप से उन्हें रिहाई की है जमानत मुचल के ऊपर सर्टेन कंडीशंस के साथ। तो ऐसी परिस्थिति में ये जो मेरे ख्याल से जो विषय है कि साहब कि वो खुशी मनाने का है या गम मनाने का है, तो राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से खुशी और गम मनाते हैं, क्योंकि यही खुशी भारतीय जनता पार्टी ने तब मनाई थी जब अमित शाह की जमानत हुई थी जी। पर यह स्थिति है कि न्यायपालिका इंसान पे न्यायपालिका ने एक सामान्य तरीके से एक आदेश पारित किया है, उसमें राजनीति जो जैसी चाहे पक्ष की ढूंढे या विपक्ष की ढूंढे। नितिन, कांग्रेस इस पूरे केस के अंदर खुश क्यों है? क्यों उसको ऐसा लग रहा है कि भाई ये सत्य की जीत है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको कानूनी पहलू जो समझाया कि न्यायालय के सामने जमानत की नहीं की थी, केवल गिरफ्तारी अवैध था, वो केस था, और न्यायालय ने तमाम चीज़ें संज्ञान में लेते हुए केवल इस आधार पे, सबसे मेन आधार है क्योंकि अभी तो केवल आरोप है, जहां पहले नेताओं को जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, सबूत होने के बावजूद भी उन्हें प्रचार करने की छूट दी गई, उन्हें इलेक्शन लड़ने की छूट दी गई। यहां पे ईडी और सरकार के तमाम वकील, अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल लगातार सुप्रीम कोर्ट उनसे पूछता रहा कि आप, उनकी केवल एक ही डिमांड थी कि इन्हें चुनाव प्रचार ना करने दिया जाए, केवल इन्हें चुनाव प्रचार। उन्होंने तमाम तथ्य मांगे, वो एक भी सबूत नहीं दे पाए, हर सबूत पे फेल हो गए, और उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम लोकतंत्र को, आज लोकतंत्र की जूत हुई है क्योंकि चुनावी लोकतंत्र जिसमें चुनाव सबसे इंपॉर्टेंट है, वो उससे बाहर करना चाह रहे थे। आप उनको चुनाव, केवल एक ही बात थी ईडी की, सरकार की, चाहे तमाम अटॉर्नी जनरल की, सॉलिसिटर जनरल की, कि इन्हें चुनाव लड़ने से रोका जाए। उसके लिए तमाम तर्क गढ़े गए, झूठे तर्क गढ़े गए, और एक एक तर्क को सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप स्वतः संज्ञान लेते हुए डिमोलिश किया है। तो आज जो कह रहा हूं वो मैं नहीं कह रहा, माननीय उच्च न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय ने सब कुछ कह दिया है, उन्होंने बिल्कुल साफ कह दिया है। क्योंकि ये तो कानूनी भाषा है, क्या कोई जब गिरफ्तार होता है, किसी के ऊपर आरोप तय होते हैं, क्या वो गुनहगार कहलाता है? देखिए, नहीं कहलाता ना भाई, सजा होने के बाद गुनहगार होता है। बिल्कुल बिल्कुल, होता तो पहले आरोपी ही है। बहुत अच्छा कहा, ईडी ने भी यही कहा था, सर्वोच्च न्यायालय में उसमें भी कहा कि आपने केवल आरोपों के आधार पे, कि हमें विश्वास है कि ये आरोप इनके ऊपर है, ये सच है, इसके आधार पे गिरफ्तारी नहीं की जाती। जो पीएमएलए में एक्ट 19 है, उसके तहत खुद सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि गिरफ्तारी का जो कारण है वो मजबूत होना चाहिए, साक्ष्य हाई स्टैंडर्ड होने चाहिए, केवल आपको ऐसा विश्वास है। और उन्होंने बकायदा कि आपने किस आधार पे ये विश्वास व्यक्त किया है वो मांगा, वो किसी भी बात का, सारे पूरी फौज थी, वो उस बात का आंसर ही नहीं कर पाई। यही इसी के आधार पे उन्होंने उन्हें छोड़ा। इवन यहां तक झूठा कहा गया कि हमें कोई ऐसा भी आदमी पता नहीं है जिसे लोकतंत्र चुनाव के लिए छूट दी गई हो। ठीक है, उसके बाद में हार्दिक वापस पटेल वाली बात सामने आई। लेकिन एक जैन साहब, क्या इसको ये कहें कि भाई मुख्यमंत्री को नहीं छोड़ा गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री की तो सारी शक्तियां सीज हैं, एक पार्टी के अध्यक्ष को छोड़ा गया, या इससे भी तर्क कहें कि अरविंद केजरीवाल को छोड़ा गया? देखिए, निश्चित रूप से न्यायपालिका के सामने तो अरविंद केजरीवाल को छोड़ा गया है, और न्यायपालिका के सामने ये भी कंसिडरेशन था कि जो लोकतंत्र में 5 साल में एक चुनाव होता है, उसमें वो एक पार्टी का अध्यक्ष थे। अनुसार वो ऑर्डर करता है। कई मामलों में जो अपराधी जेल में होते हैं, मगर चुनाव लड़ते हैं, उनको इस आधार पर जमानत नहीं दी जाती, क्योंकि उनकी कुछ और परिस्थितियां होती है, अपराधों का तरीका कुछ भिन्न होता है। पर ये सुप्रीम कोर्ट हर केस के हिसाब से अलग अलग तय करता है, और इसी हिसाब से पर इसको किसी की जीत, किसी की हार, किसी को दोष सिद्ध होना या किसी को कंडीशंस के साथ बांध का आधार पर नहीं माना जा सकता। न्यायपालिका ने जो उसे उचित लगा वो अपना कार्य किया, क्योंकि न्यायपालिका के सामने आदमी आदमी में भेद कम से कम अपेक्षाकृत बहुत कम होता है। आशीष जी, अब जरा बताइए क्या करेंगे? अब तो आगे बाहर, अब प्रचार करेंगे, जमकर प्रचार करेंगे, और अभी तो 4 चरण बाकी है। विजेंद्र जी, अभी एक एजेंट साहब को मैं सुन रहा था, बहुत वरिष्ठ वकील हैं, और उन्होंने कहा है कि हमको जो आज फैसला आया है सर्वोच्च न्यायालय का, उसको किसी की जीत और हार में नहीं देखना चाहिए। उनको कोई दोष मुक्ति आज नहीं मिली है। सर्वोच्च न्यायालय ने जो एक न्यायिक फैसला दिया है वो हमको एक न्यायिक दृष्टिकोण से ही देखना चाहिए, और कांग्रेस और तमाम विपक्ष जो लगातार सर्वोच्च न्यायालय जैसी संस्थाओं पर लगातार प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे थे, उनको भी अपने अंतर्मन में झांकना चाहिए
और बहुत सारी संवैधानिक संगठन जिन पर ये हमेशा लगातार प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं। विजेंद्र जी, जब आपने बहस की शुरुआत की, चर्चा कर रहे थे, तब आपने कहा था कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया और जब सत्ता में आया तो उसके तमाम प्रमुख नेता जेल जा चुके हैं और एक दो नेता बेल पे बाहर भी आ चुके हैं, लेकिन उसमें इतना नैतिक साहस नहीं था कि वो मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देता और कहता कि मैं जब तक बरी नहीं हो जाऊंगा तब तक मैं कोई भी पद नहीं ग्रहण करूंगा। मतलब आप देखिए, नहीं, अरे इतना नैतिक पद तो होना चाहिए। अगर आपको देश, आपको न्यायिक व्यवस्था पर 12 महीने पहले करते गिरफ्तार, मार्च में ही क्यों गिरफ्तार किया गया, ये कहा गया ना, इसका जवाब नहीं दिया गया। देखिए विजेंद्र जी, आज हम गिरफ्तारी पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपकी जनता के सामने तथ्य जाना बहुत जरूरी है कि उनको नो नोटिस दिए गए। नो नोटिस पे जब डिफॉल्टर हुए तब कोर्ट के आदेश पर कोर्ट ने पूछा एजेंसी से, अरे भाई आप इनको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं? तब जाकर के एजेंसी ने उनको गिरफ्तार किया। वो दोष मुक्त नहीं हुए हैं। और ये जो कांग्रेस आज इनका बचाव कर रही है ना विजेंद्र जी, अजय माकन जी इनके बहुत बड़े नेता हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था और 100 करोड़ के आरोप लगाए थे। और ये जो पूरा शराब घोटाला है, ये कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने जब लेफ्टिनेंट गवर्नर को चिट्ठी दी, उसके आधार पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए और कांग्रेस को पंजाब में जाकर के बताना चाहिए। पंजाब में जब ये आप, यहां तो इंडी गठबंधन कर रखा है, दिल्ली में इन्होंने, हरियाणा में कर रखा है, गुजरात में कर रखा है, लेकिन पंजाब में जब ये आमने सामने होंगे तब यही इनके कांग्रेस के नेता इन पे शराब घोटाले का आरोप लगाएंगे, वो भी हम देखेंगे। ठीक है नितिन, क्योंकि ये सवाल है और ये वाकई में सवाल है, और सवाल इसलिए कि कांग्रेस ने जो गठबंधन किए हैं उन गठबंधन में हर राज्य के अंदर वो गठबंधन नहीं है। वही पार्टियां एक राज्य के अंदर लड़ रही हैं, एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं और दूसरी जगह पर वही एक दूसरे के साथ खड़ी नजर आ रही है। क्या पंजाब में जाकर आप कहेंगे कि नहीं अरविंद केजरीवाल बहुत साफ सुथरे हैं, आपका मन करे तो इनको वोट दे दीजिएगा और ना मन करे तो हमें दे दीजिएगा? देखिए विजेंद्र जी, आशीष जी बहुत ही सीनियर प्रवक्ता हैं, जिस तरीके की वो बात कह रहे हैं बिल्कुल नौसिखिए वाली बात कह रहे हैं। हमने यहाँ पे आरोप है जो सामने सिद्ध हुआ है। 5 सवालों के जवाब सुप्रीम कोर्ट पूछते हैं कि आपने किस आधार पे गिरफ्तार किया। आप उसका सुनिए, एक बार मेरी बात सुनिए ना, हम क्यों साथ दे रहे हैं? आप साथ देने का अगर कारण ही नहीं सुनेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि पंजाब के अंदर जब लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस के प्रचार अभियान होंगे तो उसमें शराब नीति घोटाले का जिक्र तो कांग्रेस नहीं करेगी। तो आप मेरे से सवाल ही नहीं पूछेंगे। एक आरोपी था इसी के अंदर, वो शादी की सालगिरह मनाने स्पेन जाता है, ईडी को जमानत देती थी, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा गवाह है, उसके पिता को बीजेपी और जो टीडीपी गठबंधन है टिकट दे देता है, वो उसको क्या नाम से ये बेल दे देते हैं, वो चुनाव प्रचार करता है, इन्हें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिनके ऊपर आरोप केवल 2 गवाहों के आधार पे, जब सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है कि आपने इन्हें गिरफ्तार किया, उसके अंदर टाइमिंग पे शक कह रहा है, अभूतपूर्व कह रहा है, आप इनको केवल चुनाव लड़ने से रोकना चाहते हैं, तमाम इनके इंटेंशन पे इनके सवाल सुप्रीम कोर्ट खड़ा कर रहा है और कह रहा है कि केवल आप विश्वास के आधार में गिरफ्तार कर लिए, आपके पास और कुछ है ही नहीं, और आप उस चुनाव में भी रोकना चाहते हैं। फिर ये किराना के, उनको रोकने के लिए किराना के दुकान के तर्कों में भी आ जाते हैं। अब ये बताइए कि पंजाब के अंदर जब कांग्रेस के नेता प्रचार कर रहे होंगे, शराब नीति घोटाले का जिक्र तो नहीं आएगा? ये तो नहीं कहा जाएगा कि इनके ऊपर आरोप है? बस मैं इतना जानना चाह रहा हूं। ये नहीं होगा ना। देखिए, हर पार्टी की एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए एक स्ट्रेटेजी होती है। हमने यहाँ गठबंधन किया, दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल हमारे दोस्त हैं, ये नहीं कहा पंजाब के अंदर दुश्मन है, लड़ाई लोकतंत्र के लिए से बरी है, आप क्या बात कर रहे हैं? आरोपी हैं यहाँ ये लोग प्रज्वल रेवन्ना जैसे आरोपियों के लिए, मैं क्या पूछ रहा हूं भाई आपसे, के लिए ये प्रचार करते और वोट मांगते हैं, और आप कह रहे हैं कि आपका गठबंधन, अगर इस लोकतंत्र की रक्षा करनी है, संविधान की रक्षा करनी है, तो हमें जो करना है वो करना पड़ेगा, लेकिन हम संवैधानिक मूल्यों के आधार पे कर रहे हैं। नितिन, अब मैं वापस सवाल कर रहा हूं। पंजाब के अंदर अरविंद केजरीवाल शराब नीति घोटाले में भ्रष्टाचारी तो नहीं होंगे कांग्रेस की नजर में? मैं ये कह रहा हूं, होंगे या नहीं होंगे? मैं ये कह रहा हूं कि जो तथ्य थे हमने सामने रखे। अरे होंगे या नहीं होंगे भाई? कोर्ट ने जो रखा, आपके नेता वहां जाकर अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचारी तो नहीं कहेंगे क्या? एक बात ये तो नहीं कहेंगे शराब नीति घोटाले में जमानत पर बाहर है आदमी? मैं ये कह रहा हूं, 2 पार्टी अगर अलग अलग चुनाव लड़ रही है, अगर चुनाव लड़ रही है तो मुद्दों पे चुनाव लड़ते हैं कि नहीं लड़ते? ये चेहरा है, चुनाव लड़ते ये चेहरा है सियासत का।
सियासत लेकिन यहाँ का खुलकर चेहरा ये नहीं आपका है। कह पा क्या रहे प्रज्वल भाई, रेवन्ना वो जैसे बड़ी हैं। रेपिस्ट के गठबंधन हमारी में आप नजर में सवाल वो नहीं आरोपी पूछ पाते। नहीं है आप और पंजाब में हम उनके खिलाफ ये एलिगेशन नहीं लगाएंगे। कमाल कर रहे हैं नितिन, करने वालों से आप कमाल सवाल कर नहीं रहे पूछ हैं। पाते। आप बेटियों राजपाल बेटियों का फोगावट, चीर हरण करने वाले के राजपाल बेटे को फोगावट जी, टिकट मिलती ये है, सवाल मेरा तो आप आपसे उससे भी है, सवाल नहीं पूछ पाते। ये मेरा सवाल आपसे भी है भाई राजपाल जी, कि जब पंजाब के अंदर अगर अरविंद केजरीवाल पर कीचड़ उछाले जाएंगे तो भी कांग्रेस को दिल्ली में गोद में बैठाएंगे। आशीष जी, आज हम इस डिस्कशन में आए हैं तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि देश के बेटे, कट्टर ईमानदार और कट्टर देशभक्त, हनुमान भक्त अरविंद केजरीवाल को जैसे ही आज अंतरिम जमानत मिली है, बीजेपी के लोगों में खलबली मच गई है। मैंने सवाल किया है आपसे। मैं आपके सवाल पे आ रहा हूं, मैं आपके सवाल पे आ रहा हूं। मैं आपके, तो ऐसा नहीं होता कि 2-3 साल तक आपके नेता जेल में ही होते। मैं आपके सवाल पे आ रहा हूं, अगर ये ईमानदार ही होते तो आज देश के मौजूदा गृह मंत्री अमित शाह, जिनको तड़ीपार कोर्ट ने घोषित किया कि आप गुजरात में घुस नहीं सकते, देश मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं कि भाई सर, अगर पंजाब के अंदर कांग्रेस अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचारी कहेगी तो क्या आम आदमी पार्टी दिल्ली में फिर भी कांग्रेस को गोद में मेरा इसी पे बैठाएगी? यही सवाल है कि सवाल कर रहा हूं आपसे, अगर एक मास रेपिस्ट प्रज्वल रेवन्ना का मोदी जी सपोर्ट करते हैं तो क्या मोदी जी उनको अपने साथ में लाके बिठाएंगे या पूरी बीजेपी मास रेपिस्ट हो गई? आपके सवालों पे अंतर्विरोध आप देखिए, आप डिस्कशन से परे जाकर मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये भ्रष्टाचारी कहेंगे तो भी दिल्ली में आप कहेंगे कि नहीं हमारा अलायंस, आप इनको समर्थन कीजिए। सर, ये दोहरा चेहरा नहीं है। अलायंस है, इंडिया अलायंस में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ मजबूती से खड़ी है, भाजपा की चूलें हिल गई हैं, इसीलिए चलिए बताइए, पंजाब के अंदर तो गठबंधन नहीं हुआ, अब जरा बताइए पंजाब में कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ सर, अरे सब लोकतंत्र को क्या हो रहा है? नहीं, लेकिन मेरा सवाल ये है, एक छोटा सा तर्क, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि दिल्ली में का अधिकार सीएम के पास होंगे, लेकिन उन्होंने विधायक संसद का यूज करके वो एलजी ने कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? देश का नुकसान कि होगा एक भी फाइल को बिना एलजी की परमिशन के वो साइन नहीं कर पाएंगे। ये नहीं बताएंगे आप, तो नुकसान होगा कि नहीं होगा? आप ये नहीं बताएंगे क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना एलजी की परमिशन के आप एक भी फाइल को साइन नहीं कर पाएंगे? मैं इससे सेलेक्टिव परसेप्शन में नहीं जाता कि भाई नेता क्या करते हैं, मैं सेलेक्टिव परसेप्शन में नहीं जा रहा, क्योंकि दोनों से मैंने सवाल किया और दोनों जवाब देने की स्थिति में नहीं कि भाई पंजाब के अंदर इनकी रणनीति क्या है और यहां पर वो साथ खड़े हैं। मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या वाकई में कुछ कानूनों का दुरुपयोग हो रहा है और उसकी वजह से निशाने पर लोगों को लिया जाता है? क्या ऐसा हो रहा है? देखिए, कानून का दुरुपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये आरोप हर सरकार पर लगते हैं जी, और क्योंकि कानून अंग्रेजों के ज़माने में भी वही थे, जब महात्मा गांधी को सालों तक अंदर रखना पड़ा, पंडित नेहरू पर भी जो धाराएं आज भी भारतीय दंड संहिता में मौजूद हैं, अब न्याय शास्त्र होने वाला है, उन धाराओं में 10-10 साल स्वतंत्रता सेनानियों को अंदर रहना पड़ा, उन्हीं धाराओं में भगत सिंह को फांसी भी हुई है। तो इसलिए कानून का दायरा तो निश्चित रूप से जो देश का तंत्र है उसके अनुसार तय किया जा सकता। जहां तक आपने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि हमने आजादी के बाद संविधान बनाया था और संविधान में परिवर्तन की भी, संविधान में संशोधन की छूट दी थी, और केशवानंद भारती का जजमेंट है उसमें पहली बार ये बात आ गई थी कि संशोधन का मतलब आप बेसिक स्ट्रक्चर में परिवर्तन नहीं कर सकते, ये संसद को भी शक्तियां नहीं। हालांकि सारे राजनीतिक दल मौजूद है, भारतीय जनता पार्टी ने के बड़े बड़े नेताओं ने भी समय पर केशवानंद भारती की आलोचना की है और कांग्रेस और दूसरे लोगों ने भी केशवानंद भारती की आलोचना की है, जब ये सत्ता में रहे या विरोध में रहे अपनी अपनी सुविधा के अनुसार। भाई जब आपातकाल लगाया गया तब संविधान याद नहीं आया था, लोकतंत्र भी याद नहीं आया था।
बात पूरी कीजिए सर। उसके बाद निश्चित रूप से आपातकाल में संविधान का हनन हुआ था, और उसके बाद आपको ध्यान होगा कि एक बार संविधान के टाइम जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तो प्रेसिडेंशियल एड्रेस में यह बात आई कि हमें संविधान परिवर्तन को सोचना चाहिए, जो प्रेसिडेंट का एड्रेस गवर्नमेंट लिख के देती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो आदमी सत्ता में बैठा है उसकी सत्ता को जब संविधान या कानून या सुप्रीम कोर्ट खटकने लगती है तब इस तरह की बातें उठती है। पार्टी क्या है, कौन सा दल है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब मेरा अंतिम सवाल है राजपाल पोगावट जी। ये तो तय हो गया कि अरविंद केजरीवाल विक्टिम कार्ड नहीं खेलेंगे, इस पर पाबंदी है, इसको लेकर वोट भी नहीं मांगेंगे। लेकिन इसका मतलब मैं ये निकालूं कि आम आदमी पार्टी अब कहेंगे कि देखिए अरविंद केजरीवाल छूट कर आ गए हैं, ये एक नैरेटिव सेट होगा, जबकि वो छूट कर नहीं आए। ए.के. जैन साहब ने बहुत अच्छे से बताया कि 2 तारीख को वापस जाना पड़ेगा और पेश होना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा खुद को। मैं बिल्कुल मानता हूं उनको वापस जाना पड़ेगा। जिस संविधान ने बीजेपी को सरकार चलाने की ताकत दी है, जहां से वो चुन के आए हैं, उसी संविधान को जब वो खत्म करने पे तुले हैं तो ऐसी मुश्किलें बिल्कुल आएंगी। सुना नहीं अभी क्या कहा ऐसी मुश्किलें साहब ने, ऐसी मुश्किलें सर, प्रोग्राम में नैरेटिव नहीं चलेगा सर, आप बाहर आपकी सभाएं होंगी उसमें कीजिएगा। मैं कह रहा हूं कि ऐसी मुश्किलें बिल्कुल आएंगी। नहीं जा सकता, संविधान संशोधित होता है और 150 से ज्यादा बार संशोधित हो चुका है। और जिनके बगल में आप बैठे हैं ना और सियासी पार्टियों में मंच पर गलबैया कर रहे हैं, उन्होंने मैक्सिमम संशोधन किए हैं। अब बात कीजिए सर। मैं कह रहा हूं कि परेशानियां आएंगी। अरविंद केजरीवाल एक शेर है, वो हम लड़ेंगे और संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे। 9 बार नोटिस देने के बाद भी पेश नहीं होता, संवैधानिक तरीके सर, वो एक षड्यंत्र था जिससे कि बीजेपी जो कि आम आदमी पार्टी से डर रही है, वो किसी भी ये प्रकार आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को प्रचार करने से रोकने के लिए वो चाहते थे प्रचार जेल में डाला जाए, प्रचार करने से रोकने के लिए एक मुख्यमंत्री जिसको 9 बार में डालने का षड्यंत्र था और वो उसको सीरियस ही ना ले। प्रचार से रोकने के लिए बीजेपी का षड्यंत्र था। हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने अभी एक इंटरव्यू में एडमिट किया। शुक्रिया, अगर वो पहले आ जाते तो उन्हें पहले भी। नितिन सरस्वत आपका भी शुक्रिया, आशीष जी आपका भी शुक्रिया, माफी चाहूंगा वक्त आपको कम दिया है। जैन साहब आपका भी शुक्रिया। ये 4 दिन की चांदनी फिलहाल है, क्योंकि 2 जून को वापस सरेंडर करना होगा, वापस जेल जाना होगा। हम ये नहीं कह रहे कि वो आरोपी गुनहगार होंगे या नहीं होंगे, लेकिन फिलहाल वो आरोपी हैं और एक आरोपी की तरह ही सुप्रीम कोर्ट ने उनके साथ बर्ताव किया और उनको कुछ चीजों के लिए पाबंद किया है, तो कुछ छूट दी गई है। लेकिन कोई स्वतंत्रता सेनानी नहीं अरविंद केजरीवाल जो जेल से छूट के आए और जश्न मनाया जाए। नमस्कार। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो राहत आज श्री अरविंद केजरीवाल को मिली, हम उसका स्वागत करते हैं। देखिए, आप केजरीवाल कम से कम विक्टिम कार्ड तो नहीं खेल पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम बेल मिलने से एक बात साबित हुई है कि आज सत्य की जीत हुई है।